हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश पे आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। गौतम बुद्ध नगर में रक्षा उपकरण और इंजन टेस्ट फैसिलिटी के लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में यह देश 1947 से लगातार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है और प्रत्येक युद्ध का पैटर्न हर एक युद्ध ने बदलते हुए भी देखा है। ऑपरेशन सिंदूर ने युद्ध के एक नए दौर में प्रवेश किया। उसने भारत के सामर्थ्य और शक्ति का एहसास तो दुनिया को कराया ही, लेकिन हम सबकी आंखों को खोलने के लिए बहुत सारे ऐसे अवसर और ऐसे मौके भी हम लोगों को दिए हैं जो हमें भविष्य की चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर चुके हैं और उस दृश्य से अपने आप को तैयार करना ये आज की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आपके पास ताकत है तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। और ये आज से नहीं, प्राचीन काल से ही भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है। जब महाभारत के युद्ध के दौरान गुरु द्रोणाचार्य से ही पूछा गया था कि आप शस्त्र धारण क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी। उस समय उनकी जो प्रेरणा थी वह केवल उस कालखंड के लिए नहीं थी। अग्रतः चतुरो वेद पृष्ठतः सशरम धनु, यानी शस्त्र और शास्त्र का, जिसके बारे में भारतीय मनीषा बार बार कहती है कि शस्त्रेण रक्षते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी शस्त्र और शास्त्र दोनों में जब बेहतर समन्वय होगा तब कोई राष्ट्र शक्तिशाली होगा, और जब आप शक्तिशाली हैं तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। शांति मांगने से नहीं होती है। आप देखते होंगे एक बकरी जिंदगी भर मिमियाती रहती है लेकिन कोई उसको बख्शता नहीं है, उसका मालिक हो या कसाई हो। उसकी जो दुर्गति होती है अंततः वो मिमियाते मिमियाते अंततः दुर्गति को प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक शेर अपनी दहाड़ से न केवल जंगल का राजा होता है बल्कि सब पे शासन करने की सामर्थ्य भी रखता है और सबका एक हीरो भी होता है। आप किसी जू में जाइए तो जू तब तक अधूरा होता है जब तक वहां कोई टाइगर नहीं है। आप ढेर सारे वहां जानवर रख लीजिए लेकिन लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन एक टाइगर है तो मान के चलिए कि हर व्यक्ति वहां जरूर जाकर के देखने का प्रयास करता है। और यह उन सब के लिए भी है और इसी के लिए कहा गया कि वीर भोग्या वसुंधरा, महाराणा प्रताप ने ही कहा था। उत्तर प्रदेश इस देश से पहले से बहुत समृद्ध रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में पहले से ही 9 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पहले से यहां पर कार्यरत हैं। आज भी वे सफलतापूर्वक रक्षा उत्पादन के लिए अपना कार्य कर रही हैं और डिफेंस पीएसयूज भी यूपी के अंदर 4 पहले से मौजूद हैं जो बहुत सफलतापूर्वक रक्षा क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, जिन्होंने देश की वर्तमान की चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के जो 2 नए केंद्र उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया है और उत्तर प्रदेश में हम 6 नोड में उसका विकास कर रहे हैं।
अब तक हम लोगों ने 12,500 एकड़ लैंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करवाया है। और इसके अलावा हम लोगों ने इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितना भी लैंड चाहिए और जिस भी प्रकार की सुविधा चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल का केंद्र उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया है। अब लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में भी जाना जा रहा है, क्योंकि लखनऊ की जो मुस्कुराहट है वह तब तक अधूरी थी जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे, और अब वह और अच्छे ढंग से देखने को मिल रही है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीडीएल का झांसी में केंद्र बनाने के साथ ही वहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई है। AK-203 अमेठी में इसका निर्माण का कार्य चल रहा है। बबलेन स्कॉट का हरदोई में कार्य चल रहा है। ये सभी तेजी के साथ उभर रहे हैं और अन्य अनेक ऐसे यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं। और मेरा विश्वास है कि आज यहां पर जिस नए कार्य को लेकर के एयरक्राफ्ट इंजन एंड डिफेंस एरोस्पेस टेस्ट फैसिलिटी के जिस सेंटर का आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी ने यहां पर अभी उद्घाटन किया है, हम लोगों ने देखा है कि उसके टेस्टिंग फैसिलिटी को किस रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए हमें दुनिया पर निर्भर रहना पड़ता था। सारा डाटा हमारा कैप्चर करके बाद में हमें ही दुश्मन पंगु बनाने का कुत्सित प्रयास करता था, अब नहीं कर पाएगा, उसकी कुछ भी नहीं चलेगी, यह हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। मैं इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नोएडा में इस फैसिलिटेशन सेंटर के साथ ही अत्याधुनिक ड्रोन निर्माण के इस नए केंद्र के रूप में इस नई यूनिट को यहां पर स्थापित करने के लिए श्री विकास मिश्रा और श्री विवेक मिश्रा को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार देश की सुरक्षा के लिए या फिर देश के अंदर की आवश्यकता के लिए जिस भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी, हर प्रकार का सहयोग अपनी ओर से करेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। लखनऊ में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिवर्षता आयु पूर्ण और सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी डॉक्टर एन रविंद्र और हृदेश कुमार को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान एडीजी तकनीकी सेवाएं नवीन अरोड़ा और एडीजी PAC-RK स्वर्णकार ने दोनों अधिकारियों के सेवाकाल की सराहना करते हुए विचार साझा किए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। डॉक्टर एन रविंद्र ने पुलिस विभाग में मिले अनुभवों को याद किया और साथ ही आभार भी व्यक्त किया। वहीं हृदेश कुमार ने कहा कि पुलिस सेवा के दौरान पीड़ितों की मदद करना उनके लिए गर्व और सुखद अनुभव रहा। डीजीपी राजीव कृष्णा ने दोनों अधिकारियों के योगदान और ईमानदारी और कुशलता की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं की। मुंबई के प्रसिद्ध लाल बागचा के राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर भक्तों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ गणपति बप्पा के विराट स्वरूप का दर्शन किया और पूजा अर्चना की।
लाल बागचा के राजा, जो कि गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई के सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक है और यहां हर साल लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। और वहीं श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि लाल बागचा के राजा के दर्शन मात्र से सभी दुखों का निवारण हो जाता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं मुंबई की, जहां पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में दर्शन किए। गृह मंत्री अमित शाह भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना की। पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान तियानजिन पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। तो वहीं भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भी पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। भारत माता की जय। नमस्ते। नमस्ते 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 साहब। पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय चीन यात्रा के दौरान तियानजिन पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। पीएम मोदी तियानजिन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस वार्षिक सम्मेलन में 10 सदस्य देशों के नेता हिस्सा लेंगे और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये पीएम मोदी की 7 साल बाद पहली चीन यात्रा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद चीन यात्रा पर पहुंचे और आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया और एससीओ के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और एससीओ में भाग लेंगे पीएम मोदी। आप देख सकते हैं तस्वीरें, रेड कारपेट बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 15वें भारत जापान वार्षिक और शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक की है। दोनों देशों के बीच में किस तरह से जो संबंध है, जापानी काउंटरपार्ट जापान के प्रधानमंत्री वो इस प्रतिनिधिमंडल की स्तर की जो वार्ता हुई है, समिट है। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री इशिबा जी, भारत और जापान के बिजनेस लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार।
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। जेबीआईसी कहता है कि भारत सबसे प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन है। जेट्रो बताता है कि 80% कंपनियां भारत में एक्सपांड करना चाहती है और 75% ऑलरेडी मुनाफे में है। यानी इन इंडिया कैपिटल डज नॉट जस्ट ग्रो, इट मल्टीप्लाइज। साथियों, पिछले 11 वर्षों में भारत के अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से आप सब भली भांति परिचित है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। साथियों, इस बदलाव के पीछे हमारी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अप्रोच है। 2017 में हमने वन नेशन वन टैक्स की शुरुआत की थी। कुछ देर पहले के दृश्य हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन से टोक्यो के सेंडाई पहुंचे। जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू
इशिबा भी उनके साथ मौजूद रहे। अगर बात की जाए जो कि अपनी न सिर्फ तेजी के लिए जानी जाती है बल्कि इसमें सवार होकर उन्होंने चेन्नई तक स्पीड बुलेट ट्रेन की अगर बात की जाए जो कि शिकनसेन हायाबुसा 17 है, इसमें प्रधानमंत्री ने सफर किया, टोक्यो से मौजूद रहे और साथ ही साथ वहां जो लोग थे आप देख सकते हैं किस तरीके से वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो लेते नजर आए अपने मोबाइल फोन में। ये तस्वीरें जिसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और किस तरीके से उनकी जो लोकप्रियता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दौरान वहां पे प्रधानमंत्री जो है किया है और एक तरह से समझे तो ये नेक्स्ट जनरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जापान के राष्ट्रीय राज्यपाल संघ के सदस्यों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने टोक्यो में 16 प्रांतों के राज्यपालों से मुलाकात की और राज्य प्रांत सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस संबंध में साझा प्रगति के लिए 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान शुरू की गई, जिसमें राज्य प्रांत साझेदारी पहल के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। वो कहीं ना कहीं इस दिशा में आगे आधारित दिखाई पड़ता है। तो उसी के तहत प्रधानमंत्री का आज के दूसरे दिन के कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ, ये उसकी महत्वपूर्ण तस्वीर है। और 1947 में एक तरीके से इस एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी और बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्थानीय स्तर पर सरकारों के साथ कैसे संवाद किया जाए, उनका आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए और राष्ट्रीय सरकार के साथ वहां का ये गवर्नर्स एसोसिएशन संवाद करता है ताकि सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हो सके। तो राष्ट्रीय पॉलिसी जो राष्ट्रीय नीति होती है उसका क्षेत्रीय स्तर पर कैसे इंप्लीमेंट हो, उस लिहाज से जापान की व्यवस्था में इस नेशनल गवर्नेंस एसोसिएशन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। और उन स्थान को रखते हुए ऐसे महत्वपूर्ण संवाद मंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 3 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। जापान के विदेश मंत्री इवाया और भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारत के विदेश मंत्रालय और जापान के विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग ज्ञापन का आदान प्रदान किया। और हम इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। हमारा मानना है कि जापानी तकनीक और भारतीय प्रतिभा एक विजयी संयोजन है। हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, साथ ही नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत बंदरगाहों, विमानन और साथी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री इशिबा, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के मित्रों, नमस्ते। कौन बनवा, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पसफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने एक अवैध मदरसों